आज हम करेंगे विकास के मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के मेजरली 3 मॉडल्स बताए गए हैं। फर्स्ट है मार्केट इकोनॉमी मॉडल, बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल। सेकंड कल्याणकारी राज्य का मॉडल। थर्ड समाजवादी दृष्टिकोण का मॉडल। और फोर्थ है गांधीवादी मॉडल। तो 4 मॉडल बताए गए हैं डेवलपमेंट के विकास को लेके, कि जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे किसी भी तरह की शासन व्यवस्था को वो अपनाती हैं, तो अपने विकास के लिए वो इन चारों में से या कोई एक मॉडल अडॉप्ट करती हैं या एक से ज्यादा भी अपने विकास के लिए उस मॉडल को अपनाती हैं वो कंट्रीज। तो सबसे पहले करेंगे मार्केट इकोनॉमी मॉडल, बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल। तो बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल पूरी की पूरी तरह व्यापार से संबंधित है, औद्योगिकरण से संबंधित है। चाहे कोई विकासशील देश है, चाहे कोई विकसित देश है, वो अपने देश के विकास में औद्योगिकी को कितना महत्व देता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, बाजार व्यवस्था, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग प्लेस वैल्यू को जो महत्व दिया जाता है, वो बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल होता है। और बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल के बगैर कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो। कि जो कम्युनिस्ट कंट्री होती है ना, कम्युनिस्ट कंट्री को एक तरह से आयरन कर्टेन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कम्युनिस्ट कंट्रीज को आयरन कर्टेन्स? क्योंकि ये जो कंट्री होती है, यहाँ किसी भी तरह का कोई भी व्यापारी नया उद्योग धंधा जब स्थापित करता है तो उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस होते हैं इनके। और कम्युनिस्ट कंट्री बाहर से किसी दूसरे देश की कंपनी को अवसर प्रदान नहीं करती है अपने देश में आके अपनी कंपनियां, अपनी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश करने के लिए। इसीलिए इनको आयरन कर्टेन्स बोला जाता है। जैसे कि रूस के बारे में एक अवधारणा है, रूस भी एक साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट कंट्री है, उसी को लेके सबसे पहले ये अवधारणा पड़ी थी आयरन कर्टेन की, कि रूस पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, सुई से लेके हवाई जहाज तक वो सब कुछ अपने ही घर में निर्माण करता है। लेकिन आज इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पीरियड में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की डिपेंडेंसी के बगैर अपना काम चला सके। इसीलिए चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई डेमोक्रेटिक कंट्री हो, चाहे कम्युनिस्ट कंट्री हो, हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का बोलबाला है। औद्योगिकरण के बगैर कोई भी कंट्री विकास नहीं कर सकता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था का विकास पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र पे डिपेंड है। अर्थशास्त्र मीन्स किसी भी देश के विकास में उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था जिन चीजों से निर्धारित होती है, वो बाजार अर्थव्यवस्था से निर्धारित होती है। अब आते हैं फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के विकास के इस बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फॉर सेल, कि बाजार का मतलब है किसी चीज की बिक्री की जानी, और प्रोडक्शन उत्पादन उसी चीज का किया जाता है जिसकी बिक्री हो। और ये चीज डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे, कि जिस चीज की डिमांड होगी उसी का पैदावार किया जाएगा, क्योंकि वो बेचनी है, पूर्ति करनी है। नेक्स्ट है फ्री एंटरप्राइज। फ्री एंटरप्राइज का मतलब है कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक या कम्युनिस्ट बाजार अर्थव्यवस्था के हिसाब से विकास करना चाहता है। जैसे कि चाइना है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन उसने फ्री ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है। फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था ही है, कि कोई भी कंट्री वहां आके अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सकता है, निवेश कर सकता है, वहां इन्वेस्टमेंट जो है। तो फ्री एंटरप्राइज में यही चीजें आती है। फ्री एंटरप्राइज का मतलब है कोई भी उद्योगपति अपना नया उद्योग स्थापित करना चाहता है, किसी दूसरे देश का है, जैसे कि वो इंडिया में आके अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है, यहाँ मनी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए उसे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। फ्री एंटरप्राइज कहती है कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए उसे कम से कम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, सरकार की मान्यता जल्दी मिलेगी, उसे एफिलिएशन जल्दी से मिलेगी, किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट आता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड पॉलिसी आज इस ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन, उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में हर तरह की शासन व्यवस्था वाले देश ने अडॉप्ट की है फ्री ट्रेड पॉलिसी। और फ्री ट्रेड का मतलब है पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में
किसी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को व्यापार करने की कोई रोक टोक नहीं होगी। कोई किसी के साथ आयात निर्यात का समझौता कर सकता है, मुक्त व्यापार पॉलिसी होगी। हम ज्यादा से ज्यादा उदारीकरण को अपनाएंगे जिससे दूसरे राष्ट्रों के उद्योगपति हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे, उद्योग धंधे स्थापित करे। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी यही है कि बाजार अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता या राष्ट्र के विकास में सबसे प्रमुख योगदान होता है हमारी जो फॉरेन करेंसी होता है उसको बढ़ावा देना, कि विदेशी मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। और विदेशी मुद्रा कैसे बढ़ेगी? जब फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे तो अपने आप विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। विदेशी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी वो हमारे कंट्री में होंगी तो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है फॉरेन टेक्नोलॉजी इज वेलकम, कि बाजार का जो मॉडल है वो बाजार का मॉडल फॉरेन टेक्नोलॉजीज को, ये नहीं है कि हम उसी टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे कि हमने ये तो कह दिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी वो यहाँ जो डेवलप की हुई है उसी को अपनाएंगे, नहीं। जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो उसको वो यहाँ लेके आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम देखते हैं कि बहुत इवन छोटा सा भी, जैसे आप एग्जांपल देखोगे ना, आप बिल्कुल माइन्यूटली नोटिस करके देखना, हमारा ये जो नेल कटर होता है ना, नेल कटर, या जैसे गर्ल्स बालों में क्लचर वगैरह डालती है, ये सारा भी कोरिया से आता है, कि इस पे मेंशन मिलता है कोरिया, देखना। तो वो क्या है, हमने उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ ये बनते ही नहीं है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट करके, या बहुत सारी स्टार्टिंग उन्होंने की थी, उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करके एस्टेब्लिश की थी वो संस्थाएं, और वही उस काम को अब रूटीन से फॉलो कर रही हैं, जिनको बाद में भारतीय सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो हमने उनकी टेक्नोलॉजीज को वेलकम किया। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, जहां पर भी बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल होता है वहां पे मॉडर्नाइजेशन अपने आप आ जाती है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन किन पहलुओं से आती है? फ्री ट्रेड अडॉप्ट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। जब इतनी सारी चीजों का, जब हम अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ साथ दूसरी चीजों को मान्यता प्रदान कर देते हैं हमारे समाज में शामिल होने की, तो वो आधुनिकीकरण का प्रोसेस होता है। और उसी आधुनिकीकरण के प्रोसेस के तहत शहरीकरण का विकास हुआ है। जैसे आजादी से पहले शहरों की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, क्योंकि इतने उद्योग धंधे नहीं थे। आजकल बड़े बड़े मेट्रो जो सिटीज हैं वहां ज्यादा से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वहां ज्यादा लोग रहते हैं, उनकी पर कैपिटल इनकम भी ज्यादा है उन लोगों की, उनके पास सारी सुख सुविधाएं भी ज्यादा हैं। वहाँ का एजुकेशन जो सर्वे है, या एजुकेटेड लोगों का लिटरेसी रेट भी वहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए वहां पर इंक्रीज हुई है या विकसित हुई है, क्योंकि जो बाजार अर्थव्यवस्था अपनाई गई है उसकी जरूरतों के अनुसार हमने अपनी सुविधाओं को बदल लिया है। नेक्स्ट आता है इसमें कि बाजार अर्थव्यवस्था की लेकर केनेथ ओर्गेन्स्की ने भी इसकी 4 चीजें जो बताई थी, वो चारों की चारों बाजार अर्थव्यवस्था के मॉडल से ही संबंधित थी, कि एकीकरण, औद्योगिकरण, फिर उसके बाद खुशहाली और समृद्धि, प्रचुरता में समृद्धि की, जो हम पहले कर चुके हैं। ये चारों की चारों स्थिति जो केनेथ ओर्गेन्स्की ने बताई थी, ये बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल है। अब जो मार्केट इकोनॉमी मॉडल है, बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल है, उसको हम इवेलुएट करते हैं कि क्या ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ठीक है या ठीक नहीं है। जैसे कि इंडिया के बिहाफ में हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखें तो इसके क्या क्या गुड एस्पेक्ट्स या मेरिट्स निकल कर आती है। सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक सेटअप, की ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रसारित करता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे प्रसारित होती है, नई नई उद्योगपतियों को भी विकसित होने का मौका मिलता है, नए नए स्टार्टअप खोलते हैं वो, नए नए एंटरप्रेन्योर्स का विकास जो होता है, नई नई टेक्निक को यूज करके, जैसे आजकल छोटे से छोटे फूड बिजनेस से ही ले, हम कुछ नए स्टार्टअप से ले, वो सारी चीजें विकसित की, सबको उन्नति का समान अवसर मिलता है। नेक्स्ट है गुड प्रोडक्शन, कि गुड प्रोडक्शन कैसे है कि डिफरेंट
कंपनीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही हैं, तो उसमें ये जज किया जा सकता है किसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, और जो सबसे अच्छी क्वालिटी होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसकी फिर अपने आप पैदावार बढ़ेगी। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजीज या न्यू टेक्निक्स, कि न्यू टेक्निक्स तो औद्योगिकरण से अपने आप विकसित होती है। जब नए नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे, जैसे पहले कृषि होती थी, पहले खेती बाड़ी कैसे की जाती थी, बैल होते थे, हल होता था, लेकिन आजकल कितनी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। आजकल हार्वेस्टिंग के लिए मशीनें होती हैं, किसी को धूप में वो काम करने की जरूरत नहीं होती, तो वो न्यू टेक्नोलॉजीज है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, की मशीनों से या दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन ज्यादा भी होता है, बेटर क्वालिटी का भी होता है, उससे हमारा क्या है, निर्यात की मात्रा बढ़ती है। और जब कोई भी कंट्री ज्यादा से ज्यादा निर्यात करता है तो उसकी विदेशी मुद्रा को बढ़ावा मिलता है, और जिसके पास जितनी ज्यादा विदेशी मुद्रा होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डॉलर की वैल्यू जज किया जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड प्राइस, कि जब एक प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनियां जब प्रोड्यूस करती हैं तो उनकी क्वालिटी के साथ साथ उनकी मूल्य में भी कंपटीशन होता है, और एक बिल्कुल एक्यूरेट जो उसका गुणों के अनुसार जो उसका मूल्य होना चाहिए वही निर्धारित किया जाता है। इंक्रीज इन इनकम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की इनकम तो अपने आप होगी, नए नए उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और बहुत सारे खर्चे वगैरह होते हैं जो किसी भी फैक्ट्री या किसी भी मिल मालिक को सरकार को अदा करने होते हैं एनुअली, और सरकार को वो जो इनकम मिलेगी उसको वो अपने नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत करने में लगा। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस इस मॉडल से कैसे प्रूव होती है, कि औद्योगिकरण के जरिए सारे के सारे कंट्रीज पास आ रही हैं, कि जो ग्लोबलाइजेशन है उस ग्लोबलाइजेशन में हम एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं, और जब निर्भर होंगे तो डिस्प्यूट की कोई सोचेगा भी नहीं, एक दूसरे को हम लेते भी हैं, कुछ देते भी हैं, आदान प्रदान की प्रक्रिया, आयात निर्यात की प्रक्रिया चलती रहती है, और इस व्यापार के आयात निर्यात में हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ता है, भाईचारा भी बढ़ता है, विश्व शांति भी बढ़ती है, रोजगार के नए नए अवसर मिलते हैं। तो देशों के बीच या दो कंट्रीज के बीच, दो कॉन्टिनेंट्स के देशों के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इन सारे एस्पेक्ट्स को लेके हम ये नहीं कह सकते कि ये जो मॉडल है वो बिल्कुल ठीक है। ये मॉडल एक सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है, या इसकी डिमेरिट्स में हम जिसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो है समाज के विरुद्ध। समाज के विरुद्ध कैसे है, कि ज्यादा से ज्यादा पैसे को महत्व दिया जाता है, मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता। ज्यादा से ज्यादा हर कोई अपने लाभ की सोचता है, कि नई नई टेक्नोलॉजी यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं। नेक्स्ट, इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनका डिक्लाइन हो जाता है। कि गांधी जी ने कहा था ना कि भारत का विकास गांवों में निहित है, और गांवों में जो घर घर जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है उनका देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे वो छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इनइक्वालिटी ऑफ मनी एंड इनकम, और इनके जरिए उद्योगपति जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो विदेश से आए हैं या फिर यहाँ रहते हैं, वो सारे उद्योग धंधों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां बनाएंगे, और जो पिछड़े हुए आम जो लोग हैं उनको वो अपना श्रमिक या सेवक बनाकर रखेंगे। तो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति अमीरों की ज्यादा अच्छी रहेगी, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा ही रहेगा इस मॉडल के अंतर्गत। नेक्स्ट है बेरोजगारी को दूर नहीं करता है ये, क्योंकि जितनी ज्यादा मशीनें आएंगी, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, अब एक कंप्यूटर है वो 10 इंसानों का काम कर सकता है, तो एक इंसान उसको यूज करके 9 इंसानों को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेल रहा है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां विकास के साथ साथ एक बेरोजगारी की समस्या को सबसे ज्यादा उत्पन्न कर रही है।
नेक्स्ट आता है लाभों को अपने देश में ले जाना की बात की गई है फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन इन्वेस्टर्स की। तो ये फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं जितना भी फायदा कमाते हैं ना, उस पूंजी को दोबारा से यहाँ इन्वेस्ट ना करके उसको अपने देश में लेके जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, कि बड़े बड़े प्रोफेशन पे जो लोग होते हैं, चाहे वो यहाँ से एजुकेटेड ही क्यों ना हो, फिर वो अच्छे पैकेज के लालच में विदेशों में चले जाते हैं। तो उनका फायदा कौन ले रहा है? विदेश ले रहे हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन कल्चर, कि नहीं नहीं ये इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, ये हमारे क्या है, हमारी मूलभूत जो सभ्यता संस्कृति थी उसको खत्म कर रही है। वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण हमारे ऊपर हावी हो रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते करते अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो हमारे समाज का मूलभूत आधार है। और लास्ट आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, की राजनीतिक हस्तक्षेप भी आरंभ हो गया है इन मल्टीनेशनल कंपनियों का। जैसे कि जितने भी रिच लोग होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल अंबानी और अडानी, अब कृषि बिल के अंतर्गत सारा का सारा पैसा सरकार मंडियों में अनाज ना खरीद के, ये उद्योगपति हैं ये खरीदेंगे, ये अपने वेयर हाउसेस बनाएंगे और फिर उसी अनाज को हमें वापस बेचेंगे, तो उसका रेट बहुत हाई होगा। और पॉलिटिकल इंटरफेस में बड़े बड़े ये जो होते हैं व्यक्ति जो अमीर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, इनके पास पैसा बहुत होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को फंड भी प्रोवाइड करते हैं एज ए डोनेशन। और वो फंड क्यों दिया जाता है? वो इसी मंशा से वो फंड प्रोवाइड किया जाता है कि जब इस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी तो ये पार्टी हमारे हित में कानूनों का या नीतियों का निर्माण करेगी। जैसे कि आजादी से पहले अंग्रेज थे ना, अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे और फिर भारत के शासक बन के बैठ गए थे, राजा बन के बैठ गए थे। इसी तरह से ये व्यापारी राजनीतिक पहलू पर या राजनीतिक अपेक्ष पर प्रभावी भूमिका अदा करते जाए। तो ये था बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल, बहुत इजी है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट मॉडल आता है विकास के कल्याणकारी राज्य का मॉडल, की वेलफेयर स्टेट। ये वेलफेयर स्टेट जो मॉडल है ये पूरी की पूरी तरह से डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को लेके किया गया है, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक प्रजातांत्रिक जो देश होता है उसका क्या काम होना चाहिए, कि प्रजातांत्रिक देश अपने राष्ट्र विकास के साथ साथ नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे। इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज को वेलफेयर कंट्री या वेलफेयर स्टेट भी कहा जाता है। और वेलफेयर एप्टीट्यूड या वेलफेयर मॉडल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना। और इसके लिए सबसे पहला काम राज्य को या सरकार को करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करनी होगी, समाज में जो ऊंच नीच की भावना है उसको समाप्त करना होगा, विषमताओं को खत्म करना होगा, सबको समान लेके आना पड़ेगा, सबके विकास के लिए काम करने पड़ेंगे, सबके आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी पहलुओं को समान रूप से विकसित करना होगा। जब प्रत्येक नागरिक के ये सारे पहलू विकसित होंगे तभी ये कहा जा सकता है कि वो राष्ट्र विकसित है। और आधुनिक युग में भी ये वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का उत्पादन या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का जो अंश निहित है वो अरस्तु की अवधारणा में है, क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि राज्य सिर्फ व्यक्तियों को भौतिक सुख देने के लिए ही नहीं बना है, राज्य का काम है व्यक्ति को नैतिक और अच्छा जीवन, नैतिक मूल्य और अच्छा जीवन प्रदान करना। इसी तरह से बैंथम ने अपनी अवधारणा में कहा था, बैंथम ने उपयोगितावादी अवधारणा दी थी, उसमें कहा था कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख। तो अधिकतम व्यक्तियों का मतलब है ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को उनकी मूलभूत और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। इसी तरह से टीएच ग्रीन ने वेलफेयर स्टेट को डिफाइन किया था कि राज्य का उद्देश्य उन सब बाधाओं को समाप्त करना है जो व्यक्ति के या राज्य के कल्याणकारी चरित्र को विकसित करने में बाधक है।
और ग्लोस्की ने भी वेलफेयर स्टेट के ही सिद्धांत को निरूपित किया था। तो वेलफेयर स्टेट कौन होता है? वेलफेयर स्टेट या वेलफेयर स्टेट का मॉडल क्या कहता है कि वेलफेयर स्टेट का मतलब है या किसी भी राज्य के विकास की अवधारणा का मतलब है वहां के नागरिकों के सर्वांगीण विकास को निहित करना, सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान देना। और इसी अवधारणा को लेके विलियम बेवरिज, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है कि विलियम बेवरिज ने राज्य के किन 5 बुराइयों का वर्णन किया था। तो विलियम बेवरिज ने अपनी बुक द पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी जो 1943 में आई थी, इसमें कहा था कि एक वेलफेयर स्टेट को इन 5 बुराइयों को खत्म करना होगा। जो भी कल्याणकारी राज्य इन 5 बुराइयों को समाप्त कर देगा वो अपने विकास को प्राप्त कर लेता है। और वो 5 बुराइयां क्या थी? अभाव, बीमारी, अज्ञानता, दरिद्रता और बेकारी। वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इन 5 चीजों को जो भी वेलफेयर स्टेट समाप्त कर देता है अपने राज्य से, वो विकसित स्वरूप हासिल कर लेता है। तो कल्याणकारी की परिभाषा या सबको अच्छे से समझ आ गई कि वेलफेयर का मतलब क्या है? अपने नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना या अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास में योगदान दर्ज कराना। और इसी को गार्नर ने डिफाइन किया है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन और जीवन में भौतिक तथा नैतिक सत्र को विस्तृत करना है। सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई। राष्ट्रीय जीवन का मतलब है राष्ट्र के प्रति हमारा जो दायित्व है। राष्ट्रीय धन हमारी अर्थव्यवस्था, भौतिक मूलभूत आवश्यकताएं, नैतिक हमारी नैतिक मूल्यों, सभ्यता, संस्कृति को विस्तृत आधार प्रदान। तो विकास के इस वेलफेयर स्टेट मॉडल में के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स लाई करती हैं? सबसे पहले है विकास लोकतंत्र के रूप में, कि वेलफेयर स्टेट का मॉडल कहता है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो लोकतंत्र के रूप में होना चाहिए। लोकतंत्र के रूप में मतलब है जनता के हित या कल्याण के लिए विकास होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि विकास आर्थिक सुरक्षा के रूप में होना चाहिए, कि सबसे पहले व्यक्ति की आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जाए, उसे रोजगार प्रदान किया जाए, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तभी आर्थिक विकास की शुरुआत है। फिर आर्थिक सुरक्षा के बाद बात आती है सामाजिक सुरक्षा की, कि सामाजिक सुरक्षा समाज में उसे ऊंच या नीच भेदभाव का सामना ना करना पड़े, उसका शोषण ना हो, सभी सार्वजनिक सुविधाएं समान रूप से उसे। और सामाजिक सुरक्षा के बाद विकास की अवधारणा बात करती है राजनीतिक सुरक्षा की। और राजनीतिक सुरक्षा का मतलब है राज्य की कानून और व्यवस्था सबके लिए समान हो। अगर कोई व्यक्ति चाहे उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, उच्च पदाधिकारी है या साधारण नागरिक है, समान काम के लिए समान दंड का प्रावधान हो, सभी निर्भीकता पूर्ण राष्ट्र के कानूनों का पालन कर सके। ये नहीं कि हम ये काम करेंगे या नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। नेक्स्ट चीज विकास की अवधारणा में लाई करती है भेदभाव के अंत के रूप में। तो वेलफेयर स्टेट का मॉडल कहता है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी विकास की अवधारणा निहित है। वो भेदभाव भाषा, जाति, संप्रदाय, लिंग, धर्म किसी भी आधार पर ना हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट चीज है विकास लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। सबसे पहले तो आया था विकास लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र मतलब जनता के कल्याण के रूप में। अब है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी भी कल्याणकारी राज्य में कहाँ होती है? जहां जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करे या जनता खुद चुनाव में योगदान अदा करती है, वो होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, खुद प्रतिनिधि उठ सकते हैं, चुनाव में हमारी सक्रिय भागीदारी होती है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट फीचर विकास की है वेलफेयर स्टेट को लेके, कि विकास विश्व शांति के रूप में। कि वेलफेयर स्टेट एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही यही होती है कि सबसे शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाएं अपने पड़ोसी राष्ट्रों से, दूसरे राष्ट्रों से, किसी के साथ कोई विवाद की अवधारणा ना।
अब आते हैं फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट मॉडल, कि एक वेलफेयर स्टेट मॉडल क्या क्या काम करता है, क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला काम करता है वेलफेयर स्टेट मॉडल आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा। की आंतरिक सुव्यवस्था मतलब राष्ट्र के, जैसे कि भारत में 28 स्टेट्स है, तो किसी एक दूसरे स्टेट के बीच में कोई मतभेद ना हो, कहीं दंगे फसाद ना होते हो, कहीं सैनिक शासन स्थापित ना हो, सबके जीवन के अधिकार की स्वतंत्रता सुरक्षित हो, और इसी तरह से विदेशी आक्रमण मतलब बाह्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। ये नहीं कि कोई अभी हमारा उस देश के साथ युद्ध चल रहा है, अभी उसके साथ चल रहा है, अभी उसके साथ, ऐसी परिस्थितियां ना हो। नेक्स्ट है जीवन और संपत्ति की रक्षा, जो हमारा मूलभूत मौलिक अधिकार है, जीवन और संपत्ति की रक्षा, कि जीवन और संपत्ति के अधिकार का हनन ना हो पाए, कोई हमारे ऊपर आधिपत्य स्थापित ना करे। नेक्स्ट वेलफेयर स्टेट मॉडल करता है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी काम, कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है, और स्वास्थ्य उसे अपने विकास को, अपने मानसिक या शारीरिक विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। तो एक वेलफेयर स्टेट ये दोनों सुविधाएं अपने सभी नागरिकों को प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है न्यायिक व्यवस्था करना, कि एक वेलफेयर स्टेट का ही ये काम होता है कि उसके नागरिकों में या समाज के रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी तरह का वाद विवाद हो जाता है, तो उसका समाधान कराने के लिए एक जुडिशरी सिस्टम को एस्टेब्लिश करे, एक न्याय व्यवस्था स्थापित करे, जिसमें सबको समान रूप से न्याय मिल सके, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि बात तो विकास की जा रही है ना, कि कोई भी राष्ट्र किस मॉडल को अडॉप्ट करके अपने आप को विकसित कर सकता है, अपने विकास को अग्रसर कर सकता है। तो वेलफेयर स्टेट मॉडल का भी सबसे महत्वपूर्ण काम है राष्ट्र को विकसित करना, और विकास की अवधारणा में सबसे ज्यादा जरूरी होती है उस समाज की या उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करना, और इस सुदृढ़ आधार को प्रदान करने के पीछे पूंजीवादी व्यवस्था का आधिपत्य माना जाता है। लेकिन वेलफेयर स्टेट जो है वो एक पूंजीवादी व्यवस्था के एक वेलफेयर पहलू को स्वीकार करती है, जबकि समाजवादी देश जो होते हैं वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था का कोई आधिपत्य नहीं होता है, सारी के सारा उद्योग धंधों या सब चीजों का नियंत्रण सरकार का होता है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण ना होके प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी या निजी उद्योगपतियों को भी उभरने का अवसर दिया जाता है, अपने उद्योग धंधे विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है कृषि उद्योग और व्यवसायों का विकास, कि वेलफेयर स्टेट मॉडल काम करता है राष्ट्र के विकास के लिए। कृषि प्रधान देश है, वहां उद्योगों को स्थापित करना, व्यवसाय के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना, उनके विकास में योगदान देना। नेक्स्ट आता है आर्थिक शोषण की आर्थिक शोषण की समाप्ति, कि जिस पूंजीवादी व्यवस्था या औद्योगिकरण को एक वेलफेयर स्टेट अडॉप्ट करता है अपने विकास के लिए, तो उस विकास में ये नहीं होगा कि उद्योगपति मजदूरों का शोषण कर रहे हैं या दूसरे व्यक्तियों को उससे हानि पहुंच रही है। सरकार का अधिकार या आधिपत्य होता है उस सारी औद्योगिक नीतियों पर। नेक्स्ट है श्रमिकों के हित में कानून भी बनाए जाते हैं, उन्हें उचित वेतन दिया जाता है, काम के घंटे निर्धारित होते हैं, उनकी कार्यस्थल का वातावरण अच्छा होता है, कार्यस्थल पर उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें बीमा पॉलिसी दी जाती है, बोनस दिया जाता है, ज्यादा काम के लिए ज्यादा वेतन वृद्धि का प्रावधान है, और उनको अगर किसी शोषण की कार्यवाही उनके साथ हो रही है तो अलग से लेबर कोड्स बनाए जाते हैं वेलफेयर स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है समाज सुधार संबंधी कार्य, कि एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने की हर संभव कोशिश करता है, क्योंकि समाज की कुरीतियां किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अच्छी नहीं है, उसके विकास को प्रदर्शित नहीं करती बल्कि उसके विकास को रोकती। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्य, कि वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी कार्य सामाजिक सुरक्षा संबंधी कौन कौन से काम करता है, जैसे बुढ़ापा पेंशन देता है, महामारी के दौरान
दवाइयाँ या दूसरी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। असहाय लोगों के लिए जैसे आश्रम वगैरह होते हैं या दूसरी सुविधाएं संस्थाएं जो विकसित की जाती है उनका निर्माण किया जाता है। तो ये सारी थी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य जो लोक कल्याणकारी मॉडल को अडॉप्ट करते हुए अपने विकास को प्रदर्शित करता है। लेकिन इस मॉडल को भी क्रिटिसाइज किया गया है कि इसमें भी कुछ कमियां रह गई। वो कमियां क्या क्या हैं? सबसे पहले एन एक्सपेंसिव अफेयर, खर्चीली व्यवस्था है ये, कि इस मॉडल के अंतर्गत सारे के सारे ये सुधार के काम, विकास के काम राज्य पर थोप दिए गए कि राज्य इन सब का खर्चा उठाएगा। तो राज्य की आमदनी के सोर्सेज क्या होंगे? वो राज्य सारे ही ये खर्चे उठाएगा, तो राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो जाएगी, वो औद्योगिकरण की तरफ अपना ध्यान नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है, ये व्यवस्था पूंजीपतियों का एक तरीके से विरोध करती है कि क्या कहती है कि समाज कल्याण, समानता, तो ये सारी समानता, समाज कल्याण वही मिल सकता है जो सरकारी संस्थाएं हो, क्योंकि पूंजीपतियों की संस्थाओं में तो वो अपने मुनाफे का, फायदे का भी ध्यान रखेंगे। वो राष्ट्रीय आय से पहले स्वयं की आय के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इसीलिए व्यवस्था पूंजीपतियों का विरोध करती है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था किसी भी देश के औद्योगिक विकास में सबसे बड़ा योगदान अदा करती है। नेक्स्ट है नौकरशाही को अनुचित महत्व, कि नौकरशाही वो संस्था है जो राज्य के सारे वेलफेयर से रिलेटेड कामों को करती है, कि राज्य ने जितने भी नीतियां निर्माण बनाए हैं समाज कल्याण के, उन सारी नीतियों को, कार्यक्रमों को निरूपित करने का काम इस नौकरशाही के हाथ में दिया जाता है, और नौकरशाही उस काम में सर्वे सर्वा बन के रह जाती है कि उस काम को अच्छे से ना करके वो निरंकुश हो जाती है, खुद उसका फायदा उठाने की सोचती है। और नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता में कमी, कि राज्य का कार्य में हस्तक्षेप बढ़ता जाता है, राज्य लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर पहलू में हस्तक्षेप करता है, तो राज्य का काम बढ़ रहा है, नागरिकों की स्वतंत्रता में कमी आ रही। नेक्स्ट आता है विरोधाभासी अवधारणा, कि एक तरफ तो कल्याणकारी राज्य आर्थिक असमानता को समाप्त करने की बात करता है, दूसरी तरफ वो बात करता है आर्थिक असमानता समाप्त करके गरीबों का स्तर ऊंचा उठाने की। तो आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता कभी साथ साथ नहीं चल सकती है, क्योंकि आर्थिक असमानता को कोई भी राष्ट्र समाप्त नहीं कर सकता। आर्थिक असमानता के लिए औद्योगिकरण को लेके आने की जरूरत है, जबकि लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है वो यथास्थिति, कि जो स्थिति अब है, पहले से है, वही परिपाटी चली आ रही है, इस अवधारणा पर आधारित है। और लास्ट इसको क्रिटिसाइज किया गया कि अस्पष्ट अवधारणा कैसे है। एक तरफ तो लोक कल्याण की बात करती है, लोक कल्याण नागरिकों की भलाई के लिए राज्य ये काम करेगा, वो करेगा, और फिर दूसरी तरफ बात करते हैं राज्य के विकास की। तो राज्य जब पूर्ण रूप से सारे के सारे काम राज्य करेगा भलाई के, समाज के, लोक कल्याण के, तो राज्य की अर्थव्यवस्था तो सुदृढ़ नहीं रह सकती। तो राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तो वो औद्योगिकरण को विकसित नहीं कर सकता, और औद्योगिकरण का एस्पेक्ट विकसित नहीं होगा तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास संभव नहीं। लेकिन फिर भी मोस्टली जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ वेलफेयर स्टेट का एस्पेक्ट भी ग्रहण किया है, कि उन्होंने औद्योगिकरण, बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल और वेलफेयर स्टेट मॉडल दोनों को साथ साथ इम्प्लीमेंट किया है, और दोनों ही आधारों पर अपने विकास को परिभाषित करने की कोशिश की जाती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। जैसे इंडिया में हम देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी मौका दिया जाता है, उद्योग धंधे भी विकसित किए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनता की जो असमानता की भावनाएं हैं उनको समान स्वरूप प्रदान करना, लोक कल्याण के काम करना, वो सारे के सारे काम राज्य स्वयं करता है। तो आज सिर्फ हम ये दो मॉडल ही करेंगे, बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल और